हाय एवरीवन, आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का पहला करंट अफेयर्स है, भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए शुरुआत किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ये म्यांमार में जो भूकंप आया है उसके राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की गई है। म्यांमार के मांडले में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया जिससे लगभग 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई। म्यांमार और पड़ोसी देशों में जो स्ट्रक्चरल जो डैमेज हुआ है, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत किया जिसके तहत प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता और राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। म्यांमार में बार बार भूकंप क्यों आता है इसको हम देख लेते हैं। म्यांमार जो है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट है, इसके बीच के टकराव वाली स्थिति में है। जब दोनों में टकराव होता है तो इस कारण से भूकंपीय गतिविधियां होती है और म्यांमार इसी बीच के क्षेत्र में है। और यह भूकंप टेक्टोनिक प्लेट की क्षैतिज गति के कारण उत्पन्न स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग के कारण आता है, इसे याद रखेंगे। म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। राजधानी का है नाई पी ताओ, म्यांमार की राजधानी है। पड़ोसी देश में भारत है, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस और दक्षिण में अंडमान सागर से घिरा हुआ है और बंगाल की खाड़ी से भी घिरा हुआ है। पर्वत श्रृंखला बढ़ जाए तो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत है उत्तरी पर्वत में माउंट हकाकाबो, ये 5,881 मीटर ऊंचा है। वही पश्चिमी पर्वतमाला है पटकाई, नागा, चीन, राखीव पहाड़ियां। वही यहाँ के प्रमुख नदियां है इरावदी नदियां। अगला करंट अफेयर्स है, उभयचरों के अध्ययन के मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक क्षेत्र में शामिल है। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्पेटोलॉजी से ही उभयचरों का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। हाल ही में एक दुर्लभ उभयचर जिसे कभी विलुप्त समझा गया था, ये दक्षिण अमेरिका के चिली देश में पुनः दिखाई दिया है। इसका नाम अल्सोडेस पिटाटस एक दुर्लभ छोटा मेंढक है जो चिली और अमेरिका में स्थानिक रूप से पाया जाता है। सबसे पहली बार वर्णन जर्मन के जो प्राकृतवादी रुडोल्फ अंडमान थे वो 1902 में किया गया था। इसकी विशिष्ट पहचान ये है कि इसके पीठ पे जो है वो पीले रंग का एक लंबा सा धारीय पट्टी होता है। ये देख रहे हैं, ये पीला सा पट्टी होता है, इसकी यही पहचान है पूरे बॉडी। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा राजा धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के बाद अब बिहार में शिक्षा के एक नई प्राचीन केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की प्रगति में तेजी लाई जा रही है। यह बिहार के भागलपुर में स्थित है, गंगा नदी के तट पे है। इसका स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया था। यह नालंदा विश्वविद्यालय के समय में अस्तित्व में था और यह फल फूल रहा था, मतलब उस समय भी दोनों विश्वविद्यालय चल रहा था। वास्तुकला के बारे में जानते हैं कि विक्रमशिला स्थल का मुख्य आकर्षण कुर्सी फॉर्म ईंटों से बना स्तूप है। कुर्सी फॉर्म में ईंटों से बना जो ये स्तूप चारों ओर से 208 कक्ष है जिसमें प्रत्येक में 52 कक्ष है, जहां अपने समय के शानदार विश्वविद्यालयों में से एक छात्र भिक्षु यंत्रयान का अध्ययन करता था। ये यंत्रयान हीनयान और महायान, ये नोट रखेंगे, हीनयान, महायान और यंत्रयान भारतीय बौद्ध धर्म के 3 महायानों में से एक अंतिम महायान। विक्रमशिला में तांत्रिक और गुप्त विद्याओं का भी शिक्षा दिया गया था भारत में। अपने चरम पर विक्रमशिला में धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, तत्व मीमांसा और तर्कशास्त्र जैसे विषय भी पढ़ाए गए हैं। नालंदा जो है इससे ज्यादा पुराना है विश्वविद्यालय है, उसके बाद विक्रमशिला के विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है ASI, ये अधिक पर्यटन को आकर्षण करने के लिए विक्रमशिला के स्थल को विकास कर रहा है, इसे याद रखेंगे। इसका स्थान का याद रखेंगे, मुख्य रूप से भागलपुर गंगा नदी तट पे है और स्थापना कौन किया था, पाल वंश के राजा धर्मपाल 8वीं शताब्दी में। अगला सवाल है, GSAT 18 को किस संगठन ने विकसित किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो के द्वारा इसे विकसित किया गया था GSAT 18 को। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। GSAT 18 संसद की लोक लेखा समिति ने GSAT 18 संचार उपग्रह को प्रक्षेपण पर अनावश्यक व्यय पर निराशा व्यक्त की है और लोक लेखा समिति ने 2027 तक 6 ट्रांसपोंडरों को कम उपयोग के कारण GSAT 18 की आर्थिक व्यवहार्यता पर चिंता भी जताई है। यह क्या है इसे देख लेते हैं कि GSAT 18 एक संचार उपग्रह था, सैटेलाइट था, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसे इसरो के द्वारा 5 अक्टूबर 2016 में इसे प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण यान कौन सा था, एरियन 5 VA231 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था, जो फ्रेंच गुआना से भारी भरकम कोरू से इसे लॉन्च किया गया था, फ्रेंच गुआना से। इसका वजन था लगभग 3400 किलोग्राम का। मिशन का जीवन काल 15 वर्ष है, अर्थात 2032 तक ये काम करेगा, 2016 से लेके 15 साल। एक ऑर्बिट में कहां पे इसे स्थापित किया गया, तो इसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसे स्थापना की गई है। उपग्रह नियंत्रण कौन करता है, तो ये इसरो करता है, जो कर्नाटका में हासन में इसका एक मैनेजमेंट सेंटर है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, वहां से इसका नियंत्रण किया जाता है। ये सेवाएं किसके लिए किया गया, ये GSAT से क्या क्या लाभ है, कौन कौन सी सेवाएं देता है, ये सैटेलाइट, टेलीविजन, दूरसंचार, VSAT और डिजिटल उपग्रह समाचार एकत्रीकरण प्रदान करता है।
अगला सवाल है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस प्रकार का ड्रोन को विकसित किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट पर्सन व्यू कैमिकेज ड्रोन को विकसित किया है भारतीय सेना और डीआरडीओ दोनों मिल करके। चलिए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय सेना ने एंटी टैंक हथियारों से फर्स्ट पर्सन व्यू कैमिकेज रोल ड्रोन का सफलतापूर्वक विकास और परीक्षण दोनों कर लिया। ये भारतीय सेना फ्लेयर डी लीस ब्रिगेड और डीआरडी को टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी के चंडीगढ़ में जो है वो दोनों की सहायता से इसे विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि स्वदेशी लागत प्रभावी और सटीक हमला प्रणालियों के माध्यम से आधुनिक ड्रोन युद्ध में भारत की क्षमता को बढ़ावा देना। इसका प्रयोग के बारे में जानते हैं। ये टैंक रोधी मिशन अर्थात ये टैंक बंदरबख्तों को लक्ष्य प्रभावित करके उसे उड़ा सकता है। शहरी युद्ध जैसे सटीक नियंत्रण के साथ संकीर्ण स्थानों में भी ये उड़ सकता है। उच्च जोखिम वाले भूभाग पर इसका ऑपरेशन हो सकता है और निगरानी और लक्ष्य उन्मूलन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट पर्सन व्यू कैमिकेज रोल ड्रोन इसका नाम है। अगला सवाल है, भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र किस क्षेत्र तक फैला हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ये दो तटीय आधार रेखा से 200 समुद्री मील जो नॉटिकल माइल्स है वहां तक इसे बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों है। न्यूज में है कि लाइट फिशिंग भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र में 2017 में प्रतिबंधन के कारण भी लाइट फिशिंग किया जा रहा है, जिससे समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। केंद्र ने 2017 में ही सभी तटीय राज्यों में लाइट फिशिंग पकड़ने पर प्रतिबंधन लगा दिया गया था पूरे भारत में। लाइट फिशिंग के बारे में जानते हैं ये क्या होता है। मछली पकड़ने का एक ये मेथड है जिसमें रात के दौरान मछली को पानी की सतह पर आकर्षण करने के लिए हाई इंटेंसिटी आर्टिफिशियल लाइट को उपयोग करके पानी पे लाया जाता है और उसे पकड़ा जाता है। उसी को बोलते हैं लाइट फिशिंग। यह एलईडी लाइट मछली पकड़ने को आमतौर पर दिसंबर और फरवरी महीने के बीच में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इस महीने के बीच में ही मछली बहुत कम पकड़ा जाता है। इसीलिए लाइट फिशिंग के माध्यम से मछली पकड़ता है कोस्टल एरिया में। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है कि जो किशोर मछली होता है उसका ह्रास हो सकता है, प्रजनन क्षमता कम हो रही है, मछली की आबादी घट जा रही है, जैव विविधता का हानि हो रहा है क्योंकि मरीन फूड वेब है पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी जोखिम हो रहा है। तो यह मुख्य जोखिम है इसका लाइट फिशिंग का। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओएनजीसी के द्वारा कच्चे तेल का खोज किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा बलिया में ओएनजीसी के द्वारा क्रूड ऑयल का खोज किया गया है। ओएनजीसी ने तेल और प्राकृतिक गैस नियंत्रण ने स्वतंत्रता सेनानी चिट्टू पांडे के परिवार के स्वामित्व वाली भूमि पर 3 महीने के सर्वेक्षण के बाद गंगा घाटी में बलिया में 300 मीटर गहराई पर कच्चे तेल का खोज किया है ओएनजीसी। वही देखते हैं, भारत में 2021 में कच्चे तेल का भंडार कितना था? 587 मिलियन टन था, जो मुख्य रूप से अपार्टमेंट क्षेत्र असम और गुजरात में स्थित है। कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला राज्य में सबसे प्रमुख है राजस्थान जो 21% है पूरे भारत का, गुजरात है 13%, असम है 12.5%, तमिलनाडु 1.15%, आंध्र प्रदेश 0.87% और अरुणाचल प्रदेश 0.13% है। ये प्रमुख राज्य है जहां पे कच्चे तेल का उत्पादन करता है। ओएनजीसी के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये कच्चे तेल की खोज और उत्पादन में भारत की एक कंपनी है, भारत की एक सार्वजनिक कंपनी है। यह देश में तेल की खोज और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, किस संवैधानिक संशोधन से जीएसटी को भारत में लागू किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 101 संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी को लाया गया। अगला सवाल है, मसाई ट्राइब्स पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो यह पशुपालन और मवेशी पालन के लिए जाने जाते हैं मसाई ट्राइब्स। अगला सवाल है, नाग मिसाइल सिस्टम नामिस किस प्रकार के युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह एंटी टैंक युद्ध मिसाइल के तौर पर इसे डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा संगठन ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल इंडेक्स प्रकाशित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ZN समूह के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो 2025 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में एलन मस्क निकला है। एलन मस्क जो स्पेस एक्स और एक्स जो पहले ट्विटर है सबका ये ऑनर है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।